नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य, दिन भर की हर बड़ी खबर के साथ और उस खबर की फाइनल रिपोर्ट के साथ। फाइनल रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर जिस पर आपकी होनी चाहिए नजर। राजनीति से लेकर कूटनीति तक और खेल के मैदान से युद्ध के मैदान तक, हर वो खबर जिसने खबरों की दुनिया में खलबली मचा रखी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं खबरों की फाइनल रिपोर्ट क्या कहती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा को खत्म करने और एक नया कानून विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG राम जी लाने के लिए आज संसद में बिल पेश किया गया, जिसके बाद संसद के अंदर हंगामा मच गया। लोकसभा में मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार योजना एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि VBG राम जी बिल 2025 पेश किया। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि हम इस बिल का विरोध करते हैं। हर योजना का नाम बदलने की सनक समझ नहीं आती। बिना चर्चा के, बिना सलाह लिए विधेयक को पास न करें, इन्हें तुरंत वापस लें और नया विधेयक पेश करें। मैं नियम 72(1) के तहत इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूं। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पिछले 20 सालों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। ये एक इतना क्रांतिकारी कानून है कि जब इसको बनाया गया तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने इससे पूरी सहमति दी। सर, जो हमारे संविधान की जो मूल भावना है कि हर एक व्यक्ति के हाथों में शक्ति होनी चाहिए, वही मूल भावना पंचायती राज में है और उस मूल भावना के विरोध है ये जो अधिनियम जो ये विधेयक आ रहा है। सर, इस विधेयक के जो प्रबंधन है जिससे रोजगार का जो अधिकार है, कानूनी अधिकार है, वो कमजोर हो रहा है, वो हमारे संविधान के विपरीत है। सर, वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी VBG राम जी बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का नाम बदलना सही नहीं है। महात्मा गांधी का नाम राज्य का विजन पॉलिटिकल नहीं बल्कि सामाजिक विकास का था। उनका नाम हटाना गलत है। राम का नाम बदनाम न करो। ये बिल का नाम ही अच्छा नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सारे नियम के नाम एक भाषा में होने चाहिए, अंग्रेजी में, और उसके वजह से पूरा देश को समझना चाहिए कि लॉ किस विषय के है। तो आपको पता है कि इन्होंने 2 भाषा इस्तेमाल की है बिल के नाम पे। महात्मा गांधी जी के नाम को हटा दिया, वो तो बहुत बड़ी बात है, और दूसरी बात यह है कि 2 भाषा इस्तेमाल करके गारंटी शब्द भी है और रोजगार भी है और आजीविका भी है और बीच में एंड भी है। इसका मतलब क्या होता है कि वो लोग जी राम जी का शब्द निकालने के लिए ये सब किया है। जब इस किस्म का एक लॉ हो रहा है, हमारे नियम ले आ रहे हैं, तो इसको महात्मा गांधी का नाम हटाना भी ठीक नहीं था, और हटाने के बाद ये 2 भाषा करके ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, और उसके बाद ये जी राम जी कहना। देखिए, राम का नाम तो हम बहुत बहुत दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर सकेंगे। आप महात्मा गांधी का नाम हटाने के लिए, इसलिए मैंने कहा कि राम का नाम बदनाम मत करो। आपको बता दें कि VBG राम जी बिल पास हो जाता है तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा को ये रिप्लेस करेगा। नए बिल में कहा गया है कि इसका मकसद विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी को दिल्ली की एक कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार किया है। कांग्रेस ने कोर्ट के इस फैसले को सत्य की जीत का बताया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को मंगलवार को बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।
हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य आरोपी प्राथमिकी की प्रतिलिपि पाने के हकदार नहीं है। इसको लेकर कांग्रेस के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स खाते से एक पोस्ट में लिखा, सत्य की जीत हुई है। मोदी सरकार की बदनीयत और गैर कानूनी तरीके से की गई कार्रवाई पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। माननीय अदालत ने यंग इंडियन मामले में कांग्रेस नेतृत्व, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को अवैध और दुर्भावना से ग्रसित पाया है। कोर्ट ने फैसला दिया है कि ईडी का मामला क्षेत्राधिकार से बाहर है। उसके पास कोई प्राथमिकी नहीं है, जिसके बिना कोई मामला ही नहीं बनता। पार्टी ने आगे कहा, मोदी सरकार द्वारा पिछले एक दशक से मुख्य विपक्षी दल के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध और बदले की भावना से की जा रही ये कार्रवाई आज पूरे देश के सामने बेनकाब हो गई है। धन शोधन का कोई मामला नहीं, अपराध की कोई आय नहीं और संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं। ये सभी निराधार आरोप जो निम्न स्तर की राजनीति, द्वेष की भावना और सम्मान पर हमला करने की भावना से प्रेरित है, आज सब धराशायी हो गए। कांग्रेस पार्टी और हमारा नेतृत्व सत्य के लिए और हर भारतीय के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें कोई भी डरा नहीं सकता, क्योंकि हम सत्य के लिए लड़ते हैं, सत्यमेव जयते। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय अपनी आगे की जांच जारी रख सकता है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि इस स्तर पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि ईडी का मामला किसी प्राथमिकी पर आधारित नहीं है। ये केवल सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दर्ज कराई गई एक शिकायत और मजिस्ट्रेट के समन आदेशों पर आधारित है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लगातार दूसरे दिन भी आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर जारी है, जिसमें अब तक 2 जवान घायल हो गए हैं, जबकि एक पुलिसकर्मी की जान चली गई है। वहीं एक आतंकवादी के भी जख्मी होने की खबर मिल रही है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मजालता क्षेत्र के सोहन गांव के पास लगातार दूसरे दिन यानी सोमवार के बाद मंगलवार को भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर जारी है। सूत्रों के मुताबिक आज सुबह हुई गोलीबारी में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG के 2 जवान घायल हो गए। अनुमान है कि इस दौरान आतंकियों को भी गोली लगी है। फिलहाल गोलीबारी रुक गई है, लेकिन पूरे इलाके को कड़े सुरक्षा घेरे में रखा गया है। आतंकियों के संभावित भागने के सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। इलाके में अतिरिक्त बल तैनात हैं और सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि उधमपुर में सोमवार शाम मुठभेड़ शुरू हुई थी। कल देर रात तक चली गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। वहीं जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकी को भी गोली लगने की आशंका है। अधिकारियों ने बताया कि कम से कम 3 आतंकवादी जंगल में छिपे हुए हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छतरू स्थित कलाबन फॉरेस्ट एरिया में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। आतंकियों की फायरिंग से एक जवान घायल हो गया था। माना जा रहा है कि किश्तवाड़ के छतरू में आतंकियों का ग्रुप कई महीनों से एक्टिव है, जिस वजह से पिछले 1 साल के दौरान ऊंचाई वाले जंगली इलाकों में छिटपुट आतंकी गतिविधियां देखी गई हैं। इससे पहले 13 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। उस दिन शाम 7 बजे से भारत पाकिस्तान बॉर्डर LOC के पास कुंभकड़ी के जंगल में यह ऑपरेशन 12 घंटे तक चला था। आतंकियों ने यहां से घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। गोवा के नाइट क्लब बेच बाय रोमियो लेन अग्निकांड मामले में मुख्य आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को थाईलैंड से दिल्ली लाया गया। भारतीय सुरक्षा अधिकारी दोनों भाइयों के साथ मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरे, जिसके बाद लूथरा ब्रदर्स की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई, जहां कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 2 दिन की गोवा पुलिस के रिमांड में भेज दिया और अब पुलिस इन्हें गोवा लेकर जाएगी। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स को आखिरकार देश वापस लाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर गोवा पुलिस की एक टीम ने दोनों को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया। अब उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। ट्रांजिट रिमांड की इजाजत मिलते ही दोनों को गोवा लेकर पुलिस रवाना हो जाएगी। सौरभ और गौरव नाइट क्लब के मालिक हैं। क्लब में 6 दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के तुरंत बाद दोनों थाईलैंड भाग गए थे। थाईलैंड पुलिस ने 11 दिसंबर को फुकेट में दोनों भाइयों को हिरासत में लिया। आज सुबह उन्हें बैंकॉक से भारत डिपोर्ट कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक 9 दिसंबर को थाई अधिकारियों को पता चला कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जिन भाइयों को ढूंढने की कोशिश कर रही है वो फुकेट में छिपे हैं। भारतीय एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद थाई अधिकारियों ने पहले ही होटल्स पर नजर रखनी शुरू कर दी थी।
11 दिसंबर को जब दोनों भाई होटल से खाना खाने के लिए निकले तो थाई इमिग्रेशन और पुलिस अधिकारियों ने उनकी पहचान और यात्रा की डिटेल्स वेरीफाई की और उन दोनों को धर दबोचा गया। दोनों पर गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक सौरभ और गौरव लूथरा ने थाईलैंड के लिए फ्लाइट टिकट उस समय बुक किए जब गोवा में उनके नाइट क्लब में फायर ब्रिगेड की टीम आग को काबू पाने और फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश कर रही थी। दोन झाले थे ना दोन अधिकारियों ने बताया कि लूथरा भाइयों ने 6 दिसंबर की रात 1:17 पर ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी की वेबसाइट पर लॉगिन किया। दोनों सुबह 5:30 बजे इंडिगो की फ्लाइट 6E1073 से दिल्ली से फुकेत भाग गए थे। गोवा पुलिस ने विदेश मंत्रालय और सीबीआई के जरिए इंटरपोल से गिरफ्तारी की अपील की। इंटरपोल ने दोनों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया और थाईलैंड में खाना खाने के लिए जब ये निकले तो इनको पकड़ लिया गया। आपको बता दें कि लूथरा ब्रदर्स, उनके बिजनेस पार्टनर, मैनेजर और कुछ कर्मचारी दिल्ली के रहने वाले हैं। इसलिए गोवा पुलिस के साथ अब दिल्ली पुलिस भी अग्निकांड मामले की जांच कर रही है। इस मामले में दिल्ली में भी एक केस दर्ज किया गया है। लूथरा ब्रदर्स पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बने हुए थे, जो गोवा अग्निकांड के बाद वो देश छोड़कर फरार हो गए थे। देश की एजेंसियों ने संपर्क किया, भारत सरकार ने उनका पासपोर्ट निरस्त किया। उसके बाद थाईलैंड पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। वहाँ से डिपोर्ट कर एजेंसियों के जो यहाँ से तमाम अधिकारी गए थे, उसके साथ उनको आईजीआई एयरपोर्ट पर लाया गया। आईजीआई एयरपोर्ट से आज जो है उनको मेडिकल कराने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद उनको यहाँ से गोवा ले जाया जाए। गोवा में अब उनको जो कर्मचारी जितने गिरफ्तार हैं उनके सामने पूछताछ के बाद कई अहम खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये लोग देश छोड़कर फरार हुए थे, इनका सिम जो है वो इनके ड्राइवर के नाम से था। तमाम ऐसे सबूत गोवा पुलिस को मिले हैं कि ये पहली है जब इनकी गिरफ्तारी हुई है। अब इनसे जब सामने पूछताछ होगा तो उसमें अहम खुलासे हो सकते हैं। कैमरा पर्सन रविंदर के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में 2 भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने करीब 40 राउंड फायरिंग करके दोनों भाइयों को छलनी कर दिया। वारदात आपसी रंजिश में अंजाम दी गई। वहीं परिजनों ने बुआ के बेटों पर हत्या का शक जाहिर किया है। दिल्ली के जाफराबाद में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। 2 सगे भाइयों की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। करीब 40 राउंड फायरिंग हुई और इलाके में तनाव का माहौल है। लोगों में दहशत फैली हुई है। पुलिस ने इलाके को घेर कर छावनी बना दिया है। जाफराबाद थाना क्षेत्र के तहत आने वाले ऋषि करदम मार्ग पर चौहान बांगर इलाके में वारदात को अंजाम दिया गया। मृतकों की पहचान 35 साल के नदीम और 30 साल के फजील के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस को प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आपसी रंजिश के चलते इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। एकदम फायरिंग के बाद मेरी दुकान 12 बजे बंद हो जाती है। 100% हो गया और एक कमरा डाल के मारा, भाग भी ले गया। उसकी फायरिंग के बाद भी बहुत ज्यादा बहुत 15-20 गोलियों के बाद साहब हमें इतनी बाहर निकलेंगे तो कोई डर के हमारे बच्चे हुए डर रहे तो बहुत ज्यादा मैं यहीं पर बस इतना देखा, बस कोई नहीं था यहाँ पर, कोई नहीं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि मृतकों के बड़े भाई ने बुआ के बेटों पर पारिवारिक विवाद में हत्या करने का आरोप लगाया और इसीलिए रंजिश के कारणों की तलाश शुरू की गई। पुलिस को इलाके में फायरिंग होने की खबर मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पहले परिजनों से और फिर इलाके में पूछताछ की। जाफराबाद पुलिस ने बताया कि डबल मर्डर केस में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103, 135 और आर्म्स एक्ट की धारा 25-27 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटा लिए हैं और आरोपियों की पहचान के लिए पूछताछ शुरू कर दी है। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एमपी के सागर जिले से लव जिहाद से जुड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक समुदाय विशेष के एक युवक ने एक दलित परिवार के कच्चे मकान में आग लगा दी। घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और महिला बुरी तरीके से झुलस गई।
5 दिसंबर की रात जिले के नरियावली थाना क्षेत्र के ग्राम चंदामऊ में रहने वाले एक दलित परिवार के कच्चे मकान में अचानक भीषण आग लग गई। इस आगजनी में घर के अंदर सो रहे 3 बच्चे बुरी तरह से झुलस गए। साथ ही घर का सारा सामान भी जलकर खाक हो गया। जहां इलाज के दौरान परिवार के छोटे बेटे की मौत हो गई, वहीं देर रात शहर के निजी अस्पताल में बड़े बेटे ने भी दम तोड़ दिया, जबकि 23 साल की बेटी करीब 60% झुलसी है। परिजनों का आरोप है कि गांव के रहने वाला फहीम खान नाम का युवक उनकी 20 साल की बेटी को आए दिन परेशान करता था। परिवार ने फहीम खान को बेटी से दूर रहने को बोला तो उसने फोन लगाकर परिवार को खत्म करने की धमकियां दी। इसके बाद बीते 5 दिसंबर की रात जब परिवार में पिता खेत पर थे, मां और छोटी बेटी किसी कार्यक्रम में शामिल होने सागर गई थी। इसी दौरान फहीम खान ने घर के दरवाजे पर आग लगा दी, जिससे घर के अंदर गहरी नींद में सो रहे बच्चों को कुछ पता ही नहीं चला और 3 बच्चे आग में बुरी तरह से झुलस गए। बता दें कि गांव में आगजनी का शिकार हुए इस परिवार में 4 बच्चे थे, जिसमें 14 और 17 साल के नाबालिग बच्चों की मौत हो गई, जबकि 23 साल की बड़ी बेटी का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। आग में झुलसी बड़ी बेटी का कहना है कि फहीम खान उसकी छोटी बहन को काफी दिनों से परेशान कर रहा था और घटना वाली रात उसने फहीम खान को घर के पास से भागते हुए देखा था। हम लोग तीनों भाई बहन अंदर सो रहे थे, कुंडी लगा के उस फहीम खान ने आग लगाई थी। हमने उसको खिड़की में से भागते हुए देखा था। फहीम खान ने आग लगाई थी, कुंडी लगी थी और हमने उसको खिड़की में से भागते हुए देखा था। मामले में नरियावली थाना पुलिस ने आग में झुलसी बड़ी बेटी के बयान दर्ज करके गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। चंदामऊ गांव में आग लग गई थी और पुलिस ने उसमें आगजनी कायम करके घायलों के पिता के बयान लिए थे फरियादी के। डीडी कथन मृतक बालक के और इस साक्षी लड़की के कथन हो चुकी है। वही मामले को लेकर हिंदू संगठनों में भी गुस्सा है, जिनका कहना है कि जल्द से जल्द इस मामले में आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके। धर्म विशेष का व्यक्ति लव जिहाद की घटना करता है और कोई बच्ची यदि उसकी बात नहीं मानती है और वो धमकी देता है कि हम तुम्हारे परिवार को जिंदा जला देंगे, और वो जला देता है, और जिसमें 2 बच्चों की मृत्यु हो जाती है और उसकी एक बहन झुलती हुई अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। हालांकि पुलिस से आज बात हुई है, पुलिस का ये कहना है कि आज जो बच्ची है उसने ये बयान दिया है कि घर में आग लगाई गई थी, लगी नहीं थी। तो हमें पुलिस पे विश्वास है कि भाई पुलिस कार्रवाई करेगी। यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो हिंदू संगठन सक्षम है। सागर से लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां लड़की का ये आरोप है कि लव जिहाद के चक्कर में आरोपी ने उसके घर में आग लगा दी, 2 भाइयों की मौत हो गई और लड़की जो है अभी गंभीर रूप में अस्पताल में भर्ती है। हालांकि गांव वालों ने इस पूरे दावे को खारिज कर दिया है। इंडिया डेली के लिए मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। कानपुर में नौकरी का लालच देकर ओमान भेजी गई एक महिला को वापस लाने के लिए एजेंट 1.5 लाख रुपए की मांग कर रहा है। बच्चे सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी मां को वापस लाने की गुहार कर रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मां चाहिए तो 1.5 लाख रुपए देने होंगे। ये शब्द किसी अपराधी की धमकी जैसे लगते हैं, लेकिन ये एक बेबस परिवार की गुहार है। कानपुर के दीदार नगर बस्ती में रहने वाली शाहीना की मां फरीदा को 2 महीने पहले नौकरी के नाम पर ओमान भेजा गया। परिवार का आरोप है कि लखनऊ के एक एजेंट ने ज्यादा कमाई का झांसा देकर उसकी मां को विदेश भेज दिया। शुरुआत में ओमान पहुंचने के बाद 2 बार फोन पर बात भी हुई। मां ने बताया कि नौकरी मिल गई है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ ही दिन बाद अचानक फोन बंद हो गया। जब परिजनों ने एजेंट से संपर्क किया तो उसने पहले टाल मटोल की और फिर जो कहा उसने सब कुछ झकझोर दिया। एजेंट ने साफ शब्दों में कहा कि अगर मां वापस चाहिए तो 1.5 लाख देने होंगे, वरना उन्हें भूल जाओ।
शाहिना के पिता रफीक दिव्यांग है। घर की जिम्मेदारी मां फरीदा के कंधों पर थी। अब मां के बिना पूरा परिवार बिखर रहा है। बच्चों की एक करुण पुकार सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई है। देखिए, मामला संज्ञान में आया है। जाजमऊ पुलिस के संज्ञान में ये मैटर है। कोई लेडी जो ओमान में गई है वो फंसी हुई है। संभवतः कुछ पेमेंट का इशू होगा। उसके एजेंट ने 1.5 लाख रुपए की मांग करी है। तो पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि मामले की तह तक जाए, जांच करे, और यदि इसमें एजेंट का कोई खराब रोल समझ में आता है या एक्सटॉर्शन करने की कोशिश करता है तो उसे अभियोग पंजीकृत करके उसके खिलाफ कार्रवाई करें। सवाल यह है कि क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा? क्या मां अपने बच्चों से वापस मिल पाएगी? और क्या ऐसे एजेंट्स पर लगाम लगेगी जो सपनों के नाम पर लोगों को विदेश भेजकर उनकी जिंदगी को बंधक बनाकर मोटी कमाई करते हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करते हैं? ओमान में फंसी अपनी मां को वापस बुलाने के लिए कानपुर में मुस्लिम समुदाय की युवती ने योगी और मोदी से न्याय की गुहार लगाई है। बताते चलें कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने एक वीडियो वायरल किया, जिसमें उन्होंने बताया कि लखनऊ के एक एजेंट ने उनकी मां को नौकरी का लालच देकर ओमान भेज दिया था। लगातार 2 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन उनसे उनकी मां का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में अब कानपुर में जाजमऊ पुलिस से शिकायत की गई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि एजेंट के जांच की जा रही है। अगर किसी तरह का एक्सटॉर्शन की बात सामने आती तो एजेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं वो जो बच्चे हैं उनका ये कहना है कि 1.5 लाख रुपए की जो एजेंट है वो डिमांड कर रहा है कि जब वो डिमांड पूरी होगी तब ओमान से उनकी मां को वापस कानपुर लाया जाएगा। अभय श्रीवास्तव, इंडिया डेली, कानपुर। वहीं दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने कड़े कदमों का ऐलान कर दिया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर तेल भी नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रदूषण पर सख्त नियंत्रण के लिए बीजेपी सरकार ने कई सख्त फैसलों का ऐलान किया है, जिनका असर आम लोगों से लेकर वाहन चालकों और निर्माण क्षेत्रों तक पड़ेगा। दिल्ली के पर्यावरण संरक्षण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि इस कदम का मकसद राजधानी की हवा को बेहतर करना और लोगों को साफ हवा मुहैया कराना है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा की है कि 18 दिसंबर से पेट्रोल पंप पर उन वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा जिनके पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी PUCC नहीं होगा। इस नियम की निगरानी कैमरों के जरिए की जाएगी ताकि कोई उल्लंघन न हो सके। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित वाहन मालिक और पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से सड़कों पर प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या में कमी आएगी। इसके अलावा दिल्ली के बाहर से आने वाले निजी वाहनों को लेकर भी सख्त नियम लागू किए गए हैं। दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड BS6 उत्सर्जक मानकों से नीचे के निजी वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये फैसला खासतौर पर उन वाहनों पर लागू होगा जो अधिक धुआं छोड़कर वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं। दिल्ली की सीमाओं पर तैनात एजेंसियों को इस नियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं ताकि निर्माण गतिविधियों से होने वाले धूल प्रदूषण पर भी सरकार ने सख्ती दिखाई है। दिल्ली में ईंट, रेत, सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्रियों के परिवहन पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ भारी जुर्माना लगाया जाएगा और अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगते हुए इतना कहना चाहता हूँ, 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके ऐसा असंभव है। एक तो दिल्ली के अंदर जिसके पास PUCC सर्टिफिकेट नहीं होगा उसको कल का दिन बाकी है, परसों से उसको पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलेगा। जिनके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, जिन्होंने PUCC अपना नहीं कराया, उनको केवल एक दिन कल के दिन की उनको मिल रहा है। कल के बाद ऐसे व्हीकल्स को पेट्रोल पंप पे फ्यूल नहीं मिलेगा। उनको ऑनलाइन कैमरे से चेक करेंगे। जो जिसके पास नहीं होगा वो झगड़े ना करे, उसको फ्यूल नहीं मिलेगा। दिल्ली के लोगों को साफ हवा चाहिए, इसलिए आपको भी उसके ऊपर अपनी जिम्मेवारी से अपनी व्हीकल का PUCC करवाना चाहिए। ये दिल्ली के लोगों को मेरा आग्रह है। दूसरा, दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी ट्रक अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाता दिखाई दिया, कोई बदरपुर, कोई रेता सैंड लाता दिखाई दिया, किसी भी तरीके का कोई भी गाड़ी अगर दिखाई दी तो भाई मैं ट्रांसपोर्टर भाइयों को बताना चाहता हूं, वो गाड़ी सीज कर ली जाएगी। उसके ऊपर हैवी पेनल्टी इतनी लगेगी कि गाड़ी छुड़वा नहीं पाओगे। इसलिए दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके का बदरपुर, किसी भी तरीके की रेता, किसी भी तरीके का बिल्डिंग मटेरियल लाना
टोटल बैन है। ऐसे किसी भी तरीके का अगर लाए तो बहुत सख्त कार्रवाई होगी। पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए मंत्री सिरसा ने कहा कि मौजूदा सरकार को प्रदूषण की बीमारी विरासत में मिली है। उन्होंने कहा, मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, लेकिन 7-8 महीनों में प्रदूषण को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भी तंज करते हुए आरोप लगाया कि पिछले साल इसी अवधि में उन्होंने मास्क नहीं पहने थे, लेकिन अब मास्क पहनकर घूम रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।